केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और प्रहार में आज भी शुरुआत पाकिस्तान से करने जा रहे हैं, जहां एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि इमरान खान हैं कहां। अदयाला जेल के बाहर लोग जवाब मांग रहे हैं। असल मुद्दा सीधा है कि अगर इमरान जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, तो फिर मुलाकात कराने में डर किस बात का है? इतनी रोक टोक, इतनी लुका छिपी क्यों, इतनी नर्वसनेस किस बात की है? इमरान का बेटा सबूत मांग रहा है, बहनें जेल के दरवाजे पर खड़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर समर्थक समेत सड़क पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं कि अपने चीफ से मिलकर ही जाएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और सेना दोनों का गला इमरान के नाम पर सूख रहा है। खुद को चालबाज चिड़िया समझने वाले मुल्ला मुनीर भले ही सीडीएफ यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन गए हों, लेकिन अगले कुछ दिनों में उनकी हर उड़ान उल्टी पड़ने वाली है। अभी तक मुनीर चालबाज चिड़िया की तरह ही हर उस डील पर, हर उस डाल पर बैठते रहे जिसमें दाना दिखता है, लेकिन इमरान खान के बेटे कासिम ने अब बदले का बिगुल फूंक दिया है। देंगे आपको इस पर पूरी डिटेल। दूसरी खबर रायसेन की दहला देने वाली वारदात की है। 6 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी सलमान 6 दिनों तक पुलिस से बचता रहा, लेकिन कल रात भोपाल में हाफ एनकाउंटर के बाद रायसेन का राक्षस पुलिस के कब्जे में है। ये एक साफ और सीधा संकेत है कि मध्य प्रदेश की सरकार अपराध के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस रिजीम में एंटर कर रही है। लेकिन बहुत सारे हिंदू पुलिस की इस कार्रवाई से भी खुश नहीं है। आखिर वजह क्या है, बताएंगे। तीसरी खबर कनाडा से लेकर दिल्ली तक फैले उस क्राइम नेटवर्क की है जिसने कपिल शर्मा के कैफे पर गोलियों की बरसात करवा दी थी। और आज आखिरकार कनाडा इंडिया गैंग मॉड्यूल का वो लिंक, वो शूटर, वो हैंडलर बंधु मान सिंह दिल्ली पुलिस के शिकंजे में है। वही बंधु मान जो गोल्डी बराड़ और गोल्डी ढिल्लो जैसे बड़े गैंगस्टर्स का जो भरोसेमंद ऑपरेटिव बना हुआ था, वही शख्स जो फायरिंग के बाद चुपचाप भारत लौट आया और यहां पर भारत में हथियार सप्लाई नेटवर्क जोड़ने में लगा रहा। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से इसे दबोच लिया है। ये गिरफ्तारी बताती है कि भारत में ऑपरेट करने वाले इन गैंगस्टर्स के नेटवर्क के पास हाईटेक हथियार है, इंटरनेशनल शेल्टर है, डिजिटल फंडिंग, तीनों मौजूद है। अब इस गैंगस्टर में से जो पूछताछ होगी उसमें क्रॉस बॉर्डर गैंग सिस्टम का खुलासा होने वाला है, जो भारत से कनाडा तक फैला हुआ है और जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर वीआईपी टारगेट्स तक को अपनी एक्सटॉर्शन लिस्ट में डाल रखा है। इस पर भी आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले बात इमरान खान की करने वाले हैं, क्योंकि सवाल यही है कि क्या इमरान किसी साइलेंट ऑपरेशन का शिकार तो नहीं हो गए। तो चलिए प्रहार की शुरुआत कर रहे हैं और आज सबसे पहले पाकिस्तान के भविष्य में चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज को आपके लिए वर्तमान में प्ले करने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ एक बार फिर डेजावू होने वाला है। उसके साथ ठीक वही होने वाला है जो आज से 54 साल पहले हुआ था। यानी पाकिस्तान में एक बार फिर मुजीबुर रहमान कांड की तैयारी चल रही है। 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी का ऐलान किया था और उसी के बाद बांग्लादेश का गठन हुआ था। 9 महीने तक मुजीबुर रहमान की सेना ने ये जंग लड़ी थी और अब ठीक ऐसे ही इमरान खान के लिए खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून भी ये जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि अगर गलती से भी इमरान खान बाहर आए तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना लगभग तय नजर आ रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इस पर पूरी डिटेल आपको आगे देने वाले हैं, क्योंकि हालात तो यही कहानी दोहराते दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे की कहानी है ये 2 तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान में आप देखिए यहाँ पर बगावत चल रही है। रावलपिंडी की अदयाला जेल के बाहर बीते 2 दिनों से हलचल तेज है, तो वहीं इमरान खान की दोनों बहनें इस बात का आरोप लगा रही हैं कि इमरान खान की जिंदगी खतरे में है। ये 2 तस्वीरें पूरी कहानी बयां करती हैं कि कैसे पाकिस्तान में सब कुछ बदलता दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें इसीलिए आपको दिखाना जरूरी है क्योंकि यही अब आगे पाकिस्तान की पटकथा लिखने वाली है। इन सब सवालों के बीच इमरान खान के बेटे ने शाहबाज सरकार से पिता की
के जिंदा होने का सबूत मांग लिया है। बीते कुछ दिनों से इमरान खान को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उससे नियाजी का परिवार डरा हुआ है। और इतना ही नहीं, इमरान के बेटे ने शाहबाज मुनीर को चेतावनी दी है कि अगर उनके पिता को कुछ हुआ तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है, उससे उनका दर्द और गुस्सा दोनों साफ तौर पर झलक रहा है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि इमरान खान के बेटे ने क्या आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा है कि 6 हफ्ते से इमरान को डेथ सेल में रखा गया है। पिता इमरान की 845 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी और कोर्ट के आदेश मिलने पर भी उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनकी बहनों को भी मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। कोई फोन कॉल नहीं हो पा रही है, कोई मुलाकात नहीं कराई जा रही है। वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिता के जिंदा होने के कोई सबूत नहीं दिख रहे हैं। उनके और उनके भाई का पिता से कोई संपर्क नहीं हो पाया, ये भी कासिम खान कह रहे हैं। पूरी तरह से ब्लैकआउट है, कोई सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जा रहा है। यानी आरोप बहुत गंभीर लगा रहे हैं कासिम खान। एक तरफ परिवार इमरान खान को जिंदा होने का, अगर वो जिंदा है तो प्रत्यक्ष प्रमाण मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पीटीआई नेता और समर्थक अदियाला जेल के बाहर देखिए कैसे धरने पर बैठे और प्रदर्शन तेज कर दिया है। इमरान की मौत की अफवाह से जेल के लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की जेल के बाहर हलचल तेज की जा रही है, नारेबाजी चल रही है और इमरान से मुलाकात की मांग ने जोर पकड़ा हुआ है। तस्वीर देखिए। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। एक ही मकसद, एक ही नारा, बाहर निकालो खान हमारा। और ऐसे में देखिए, ये सवाल बीते कई दिनों से लगातार बना हुआ है कि इमरान खान जिंदा हैं या नहीं है। पाकिस्तान में मच रहे इस बवाल से और नियाजी के बेटे की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि 24 दिन से इमरान की कोई खबर क्यों नहीं है, किसी से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, क्यों नहीं कोई सबूत दिया जा रहा कि इमरान बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, वो भी तब जब मुलाकात के लिए कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार कोई जवाब क्यों नहीं दे रही, क्यों सबने चुप्पी साधी हुई है। शाहबाज सरकार क्या कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है? क्या कुछ ऐसा अंदर खाने चल रहा है जो शाहबाज सरकार या मुनीर नहीं चाहते कि बाकी लोगों को पता चले, पब्लिक डोमेन में आए? इन सब के बीच इमरान खान की बहन अलीमा खान ने सीधी धमकी दे दी है। उनका कहना है कि अगर इमरान खान का बाल भी बाका हुआ तो फिर समझ लीजिए कुछ नहीं बचेगा। किसने कहा ये बात? इनको शर्म नहीं आती है कि इस किस्म की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे जो बोल रहे हैं। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। देखिए, अब एक तरफ इमरान की बहन शाहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को धमकी दे रही हैं, तो वहीं इमरान खान से उनके वकील भी नहीं मिल पा रहे हैं। कल रावलपिंडी में तोशखाना केस को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये सुनवाई टाल दी गई, जिससे कि लोगों का शक और गहरा हो गया। क्योंकि किसी भी सुनवाई से पहले वकील अपने क्लाइंट से मिलता है, बात करता है, लेकिन इमरान खान के वकील को अब तक खुद ही उनके क्लाइंट यानी इमरान खान की कोई खबर नहीं है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो ना परिवार, ना वकील, ना डॉक्टर, किसी से भी मुलाकात नहीं हो रही है। शाहबाज सरकार किसी को भी इमरान से मिलने नहीं दे रही, जिसे लेकर अब पाकिस्तान में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं, विरोध भी तेज होता जा रहा है। पीटीआई लोगों से अपील कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अदियाला जेल के बाहर पहुंच जाएं और विरोध दर्ज कराएं। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। और पीटीआई ने इस घटना को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी का कहना है कि सरकार को इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर उठे सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे, नहीं तो उनकी नींदें उड़ा दी जाएगी। एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। और मेरा ये तमाम तर जो लवाजमात थे, जो आईनी और कानूनी रास्ते थे, जो ये ऑप्शंस थे, ये इसलिए मैं कर रहा था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से एहतजाज जो है वो आखिरी ऑप्शन रहा है, पुरअमन एहतजाज। हमें दीवार से लगाया जाता है, उसके बाद हम ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है आप इसको नॉर्मल ना समझें, इसका प्रेशर जो है इन पर है और ये इसका अंदाजा हमें है। लेकिन फिर जब हम तरीके से आएंगे, तैयारी के साथ आएंगे, इरादे के साथ आएंगे, तो फिर जो है मेरे ख्याल में बहुत से लोगों की नींदें उड़ जाएंगी। और
और इन सब के बीच आपको बताएं मुकाबला 1-1 हो चुका है। एक तरफ है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, तो वहीं दूसरी तरफ है पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब देखना यह होगा कि इन दोनों की लड़ाई में जीतता कौन है। अगर इमरान बाहर आए तो मुनीर का गेम ओवर होना लगभग तय है और यही वो जंग होगी जो 1971 की कहानी एक बार फिर लिख सकती है, जब पाकिस्तान के फिर से टुकड़े हो सकते हैं। और यही वो डर है जिसकी वजह से मुल्ला मुनीर रोजाना अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में जुटा हुआ है। और इसी बीच अब उसने इस्लामाबाद का कंट्रोल भी अपने हाथों में ले लिया है। पूरी खबर क्या है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। मई 2025 में फील्ड मार्शल बना आसिम मुनीर और अब नवंबर 2025 में 27वां संशोधन पास हुआ। नया पद बना दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। तीनों सेनाओं का जो पूरा कमान है अब वो मुनीर के पास है। ज्वाइंट चीफ्स कमेटी खत्म हो गई है। परमाणु हथियारों की कमान भी मुनीर के हाथ में है। 170 न्यूक्लियर बमों पर अकेला कंट्रोल मुनीर का, न्यूक्लियर बटन अब मुनीर के हाथ में है। 27 नवंबर 2025 से 2030 तक 5 साल का कार्यकाल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तरफ से मुनीर संभालने वाला है। आजीवन अदालती मुकदमों से इसको छूट रहेगी। सिविलियन सरकार का सैन्य पर जो नियंत्रण है वो खत्म हो जाएगा और इमरान खान और पीटीआई पर क्रैकडाउन इसका जारी रहने वाला है। ट्रंप से जो निजी मुलाकातें हैं, वैश्विक समर्थन है वो बढ़ा है और ऐसे में पाकिस्तान में अब शहबाज नहीं, पूरा कंट्रोल मुनीर के हाथ में। पाकिस्तान में इस जंग के 3 मोर्चे खुल चुके हैं। एक तरफ है इमरान खान जो बस इस इंतजार में है कि कैसे भी बाहर आए तो वहीं मुल्ला मुनीर पर सीधा हमला बोला जाए। दूसरी तरफ मुल्ला मुनीर इमरान को निपटाने की कोशिश के बाद शहबाज को निपटाने की रिहर्सल कर रहा है। और इन सब के बीच शायद शहबाज ही वो शख्स हैं जो खामोशी के साथ तीनों के डेथ सर्टिफिकेट साइन कर चुके हैं। तो ये आपस में ही लड़ रहे हैं और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि साइलेंट ऑपरेशन इमरान के लिए चलाया जा रहा है। अब पाकिस्तान में क्या होने वाला है? पाकिस्तान में हालात इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि कोई पाकिस्तान को लेकर यह भी नहीं कह सकता कि 2026 की शुरुआत तक पाकिस्तान सरवाइव कर भी पाएगा या नहीं। पाकिस्तान के अंदर उसी की जेल में बंद एक पूर्व प्रधानमंत्री किसी चोर डकैत की तरह अपनी जान की भीख मांग रहा है, तो एक सेना प्रमुख किसी मदारी की तरह रोज नए-नए मेडल लेकर नाच रहा है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह पैसों के जुगाड़ में कटोरा लेकर लगा हुआ है। ये पुराना पाकिस्तान है जिसकी एक्सपायरी डेट अब करीब आ चुकी है। रिपोर्ट देखिए। इमरान खान की खैरियत बताने में शरीफ की जान क्यों जा रही है? इमरान खान से मुलाकात कराने से मुनीर क्यों कतरा रहे हैं? नियाजी जिंदा भी है या नहीं? इस सवाल पर पाकिस्तान क्या छिपा रहा है? कुछ तो है जो ठीक नहीं है, कुछ तो है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अदियाला जेल के बाहर इमरान समर्थक प्रदर्शन पर बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इमरान का बेटा पिता के जिंदा होने के सबूत मांग रहा है। बहन भाई से मुलाकात करने पर अड़ी है। समर्थक अपने चीफ का चेहरा देखने को बेताब है। लोगों को शक है कि कहीं इमरान के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। और इसके पीछे की वजह है जब खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सुहेल अफरीदी अदियाला जेल के पास पहुंचे तो उनको जेल के अंदर जाने से रोक दिया गया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और इमरान से मिलने की मांग तेज कर दी। ये क्या कर रहे हैं? अदालती अहकामात होने के बावजूद बार बार जो है वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कॉल करने के बावजूद, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलने के बावजूद, वज़ीर-ए-आज़म को बताने के बावजूद, कौमी असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद, सूबाई असम्बली से करारदाद पास करने के बावजूद भी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को उसके लीडर, उसके कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। सवाल सीधा सा है, अगर इमरान खान जिंदा हैं, अगर इमरान खान की धड़कनें चल रही हैं, अगर वो स्वस्थ हैं, तो उनसे मुलाकात कराने में दिक्कत क्या है? लेकिन मुनीर और शहबाज इस मसले पर चुप हैं और अदियाला जेल से सफाई आ रही है। इमरान की मौत की खबर अफवाह है। इमरान खान की सेहत अच्छी है, उनके ट्रांसफर की कोई रिपोर्ट सही नहीं है, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं पाकिस्तान के नेता नियाजी पर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं
ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि इमरान को 5 स्टार जैसा खाना मिल रहा है, वो पूरी तरह सेहतमंद है। ये नेता सब कुछ बता रहे हैं, पर इमरान से मुलाकात के नाम पर इनके गले में हड्डी फंस जा रही है। इमरान खान को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ये ट्रेलर ही बताने के लिए काफी है कि ये गदर थमने वाला नहीं है। पाकिस्तान हर घंटा अब खूनी मुकाम की तरफ बढ़ रहा है। ये आशंका नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से आ रही तस्वीरों से साफ दिख रहा है। इमरान खान की हत्या की वायरल खबर को जिस तरह पाकिस्तानी सरकार और सेना दबाने की कोशिश कर रही है, इमरान की बहनों और समर्थकों के साथ अब मौलाना भी विद्रोह का बिगुल फूंक चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान के इस क्लाइमैक्स पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां एक दरिंदे का इलाज करने के लिए योगी मॉडल को इंपोर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी एक गाड़ी के साथ एनकाउंटर शब्द जुड़ गया है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां रायसेन के दरिंदे को पुलिस गिरफ्तार कर भोपाल से रायसेन ला रही थी, लेकिन रास्ते में पुलिस की गाड़ी का पहिया पंचर होता है और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो आपको कुछ देखा देखा सा नजर आ सकता है। गाड़ी के साथ घटना होती है और उसके बाद होता है एक एनकाउंटर। दरअसल रायसेन के दरिंदे सलमान को गांधीनगर से ले जाते समय भोजपुरी के पास पुलिस वैन का टायर पंचर हुआ और उस बीच हुआ एक एनकाउंटर, जिसमें इस दरिंदे के पैर में गोली लगी है और अभी वो इसी अस्पताल में भर्ती है, जहां वो खौफ की सिसकियां ले रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर है 21 नवंबर की, जब ये दरिंदा एक बच्ची के साथ दरिंदगी करता है, और दूसरी तस्वीर है 27 और 28 नवंबर की दरमियानी रात की, जब इस दरिंदे सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर होता है। और आज सुबह यह खबर हर तरफ फैल जाती है कि यह दरिंदा, यह राक्षस पकड़ा गया है। और एनकाउंटर के बाद घायल हुए आरोपी सलमान को लेकर पुलिस रायसेन के हमीदिया अस्पताल पहुंचती है, जहां हिंदू संगठनों का एक बार फिर विरोध झेलना पड़ता है। उनकी मांग है कि शॉर्ट एनकाउंटर से काम नहीं चलने वाला, योगी बाबा की तरह फुल एनकाउंटर करना होगा। 6 साल की मासूम बच्ची से रेप की घटना के बाद आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन यहां पर हमीदिया अस्पताल में सलमान जो है उसका इलाज चल रहा है। लेकिन तमाम हिंदुवादी संगठन जो हैं वो अस्पताल परिसर में पहुंचे और नारेबाजी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेगा हिंदू जवान। संस्कृति बचाओ मंच और तमाम जो लोग हैं हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शॉर्ट एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, फुल एनकाउंटर होना चाहिए। और यहाँ पर आप नारेबाजी देख सकते हैं। इनका यह भी कहना है कि इस तरह की औपचारिकता पुलिस को नहीं करना चाहिए। हम बात करते हैं इन लोगों से, क्या मांग है, आप लोग क्यों नारेबाजी कर रहे हैं, क्या डिमांड? पुलिस ने बेवकूफ बनाया, शॉर्ट एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, पूर्ण एनकाउंटर करना चाहिए था। आरोपी सलमान हमीदिया अस्पताल में सिसकियां ले रहा है, तो वहीं जनता की डिमांड है कि फुल एनकाउंटर होना चाहिए। इस बीच पूरी खबर क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। भोपाल में कुछ लोगों ने सलमान को पहचान लिया। मुस्लिम बस्ती में ये किराए का मकान ढूंढ रहा था। गांधीनगर पुलिस ने इसके बाद इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के बाद रायसेन पुलिस को सौंप दिया। रायसेन ले जाते वक्त पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई, पहिया पंचर हो गया। मौके का फायदा उठाकर सलमान ने भागने की कोशिश की और पुलिस ने पकड़ने के लिए गोली चला दी। एनकाउंटर में गोली सलमान के पैर में लगी है। हमीदिया अस्पताल में सलमान का इलाज चल रहा है। खबर आपने समझ ली। और इस आरोपी को पुलिस ने कल रात गिरफ्तार तो किया है, लेकिन इस बीच इसने पुलिस को भी खूब छकाया है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां एक तरफ सीसीटीवी में यह आरोपी एक दुकान से सिगरेट खरीदता हुआ देखा गया, आप देखिए। तो दूसरी तस्वीर, ये एक ट्रैक्टर से नीचे उतरकर सड़क पर बेखौफ चलता हुआ देखा गया। हैरत की बात यह है कि ये दोनों ही तस्वीरें मध्य प्रदेश की ही हैं। मतलब आरोपी मध्य प्रदेश के अंदर ही था और फिर भी पुलिस की नजर से बचा हुआ था।
और यही वजह है कि लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आरोपी खुला घूम रहा था और पुलिस के हाथ खाली थे। ये घटना के बाद की तस्वीरें हैं जब पूरा रायसेन सुलग रहा था। ये ठीक बाद की तस्वीरें हैं और आरोपी उस वक्त फरार था। तब लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था और अब भी लोग संतुष्ट नहीं हुए, कह रहे हैं कि फुल एनकाउंटर होना चाहिए। तेरे कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा है। और देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद ही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इस दरिंदे का इलाज किया गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि हमारी पकड़ से कोई भाग नहीं सकता है। उन्हें सुनिए। इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। मोहन यादव इस घटना के बाद से ही एक्शन मोड में थे और वो लगातार इस पर नजर रखे हुए थे। क्या क्या कार्रवाई उन्होंने की, इस पर भी थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। इस विभत्स घटना के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तुरंत एक्शन लिया। सीएस, डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस, भोपाल कमिश्नर बुलाए गए थे। रायसेन में गिरफ्तारी ना होने पर भारी नाराजगी उन्होंने जताई थी। मंडीदीप चक्का जाम पर पुलिस की ढील पर भी उन्होंने फटकार लगाई। भोपाल में बढ़ते अपराधों पर पुलिस कमिश्नर से उन्होंने जवाब तलब किया और सभी केसों की विस्तृत रिपोर्ट ली। रायसेन एसपी पंकज पांडे को तुरंत हटा दिया गया। मिसरोद थाना प्रभारी संदीप पवार को लाइन अटैच कर दिया गया। पुलिस को सड़कों पर उतरने का सख्त निर्देश दिया गया और गश्त और पेट्रोलिंग दोगुनी करने को कहा गया। किसी भी अपराधी को ना बख्शने को लेकर सीधे एक तरह से ऑर्डर दे दिया गया। कठोर से कठोर कार्रवाई करने को कहा गया। अधिकारी खुद फील्ड में निकले और निरीक्षण करें, यह भी कहा गया। लापरवाह ऑफिसर्स पर तुरंत कार्रवाई के आदेश उन्होंने जारी किए और इसके 48 घंटे के अंदर सलमान का हाफ एनकाउंटर हो गया। तो ये कार्रवाई कड़ाई के बाद हुई है। इस एनकाउंटर से पहले पुलिस ने सलमान को कुछ लोगों की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था, जिन्होंने बताया था कि उनके इलाके में एक अज्ञात शख्स किराए पे कमरा ढूंढ रहा है और इसी इनपुट के बाद पुलिस ने सलमान को पकड़ा था। अज्ञात लड़का 11 नंबर सेक्टर में मकान ढूंढ रहा था, बिना डॉक्यूमेंट के। उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, तो नाम भी बता रहा था वो सलमान नजर। तो हमारे 11 नंबर को कुछ कम हुआ, हम लोग कहीं दूर थे, फोन आया, भाई ये लड़का अज्ञात घूम रहा है, उसका फोटो मिल रहा है रायसेन जिले में जो कांड हुआ है लड़की के साथ, तो उसका फोटो भी मंगाएगा। तो हम फोटो को थाने पेश कराएगा तो कुछ मैच हुआ। उसके बाद हम लोग भी आए, पुलिस को बुलाया गया। काफ़ी देर मैच करने के बाद उसको यहीं 11:15 बजे करीब हमारे सारे 11 नंबर के लड़कों ने मिलकर, कुछ इंडस्ट्री के लड़कों ने मिलकर हम लोगों ने उसको पुलिस को सपोर्ट करा गया। देखिए, अब एक तरफ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिल रही थी, तो वहीं मोहन फोर्स किस तरह तैयार थी ग्राफिक्स के जरिए, इस पर भी आपको डिटेल्स दे देते हैं। घटना के तुरंत बाद 10 टीमें लगाई गई थी, जगह जगह दबिश शुरू हो गई थी। शुरुआत में 10,000 रुपए का इनाम सलमान पर घोषित किया गया था। तलाश का दायरा बढ़ाकर 20 विशेष टीमें बनाई गई थी। कुल 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी जमीनी स्तर पर जुटे हुए थे। जंगल, खेत, गांव, सारे संभावित ठिकानों पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। आरोपी के पोस्टर पूरे शहर में अलग अलग इलाकों में लगाए गए थे। इनाम बाद में बढ़ाकर 30,000 रुपए 10,000 से कर दिया गया था। 2 सीसीटीवी वीडियो से भी ट्रैकिंग की जा रही थी, जो हमने आपको तस्वीर दिखाई भी। और गुप्त सूचना पर पुलिस ने गांधीनगर इलाके से निगरानी बढ़ाकर चाय की दुकान पर चाय पीते समय इस शख्स की घेराबंदी की। गिरफ्तारी के बाद ट्रांसफर में भागने पर शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, पैर में गोली मारकर काबू किया और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर रायसेन के मुसलमानों का भी कहना है कि इस दरिंदे सलमान का हाफ नहीं, योगी बाबा के स्टाइल में फुल एनकाउंटर होना चाहिए। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाई लोग हैं, आपने पूरी खबर देखी, सुनी, जानी, समझी, शॉर्ट एनकाउंटर भी हुआ। क्या होना चाहिए सलमान के साथ? क्योंकि अभी कुछ देर पहले हिंदू संगठन के लोग आए थे, वो कह रहे थे शॉर्ट एनकाउंटर नहीं चलेगा, इसने बहुत ही घिनौनी करतूत की है। मेरा तो कहना है ये है कि जब पकड़ा था, जब भी पुलिस को इनकाउंटर कर देना था, तो उससे ना ये भावना होती कि मजहब और धर्म में जो बांटा इधर उधर हो रहा था, नफरती बातें, वो खत्म हो जाती। क्योंकि मेरी भी बहन होती, वो मेरी भी बहन है, देश की हर बहन मेरी बहन है। उसके कोई गलत करता है, उसको पुलिस फौरन एक्शन लेना चाहिए। अपन ने 5 दिन 6 दिन लगाए ढूंढने में, ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश दुनिया के अंदर वायरल हो रहा था कि एक मासूम बच्चे के साथ गलत हुआ, उसको पकड़ा था, उधर ही इनकाउंटर कर देना था, उधर ही के अंदर भाग लिया था। उसको अभी
पकड़ के हमीदी अस्पताल लाए तो उससे एक भावना होती कि क्या उसको जबरदस्ती गोली मारी है, कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं, उसको इनकाउंटर कर देना था। हम मुसलमान भाइयों को एक ठेस पहुंची दिल पे कि मुसलमान नाम आ रहा है, मुसलमान नाम आ रहा है। मुसलमान नाम आ रहा होता तो वो 5-6 मुसलमान भाई पकड़ते नहीं। अब एक तरफ चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सभी की एक ही डिमांड है कि हाफ एनकाउंटर से काम नहीं चलेगा, ऐसे आरोपियों का फुल एनकाउंटर होना चाहिए। तो वहीं इस हाफ एनकाउंटर को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मियों का क्या कुछ कहना है, उन्हें भी सुन लीजिए। हाँ, हम टीम के साथ में आरोपी सलमान को लेकर के और गौहरगंज जा रहे थे, तो पीछे से हमारी बैकअप की एक और गाड़ी साथ ही चल रही थी। हमारी गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो श्यामराज उपरी निरीक्षक जो सुल्तानगंज थाना प्रभारी हैं, वो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए नीचे उतरते हैं। उसी दौरान वो उनकी पिस्टल छीन करके और उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है और भागने का प्रयास करता है। यहाँ पर जिस गाड़ी में वो था, उस गाड़ी का टायर पंचर हो जाने से उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी आरोपी मौका पाकर उस अधिकारी की पिस्टल निकालता है और जान से मारने की नीयत से उसकी तरफ फायर करता है। जोनल डिप्टी में तो दूसरे अधिकारी द्वारा उसको चेतावनी दी जाती है कि आप पिस्टल छोड़ दें, वापस कर दें, और उसके ना मानने के बावजूद भी उसके द्वारा 2 फायर किए जाते हैं। तब उस अधिकारी द्वारा उसके पैर में फायर किया जाता है, जिसके पैर में चोट लगी। हमारे जो हम आरोपी को लेकर आ रहे थे, हमारी एक टीम आगे थी और मैं पीछे था। हमारी जो टीम आगे चल रही थी वो गाड़ी पंचर हुई। पंचर जब गाड़ी हुई तो आरोपी को शिफ्ट कर रहे थे, हमारी गाड़ी पीछे रुकी। वो दौरान आरोपी ने हमारे पुलिस अधिकारी का पिस्टल छीना और फायर किया। उसको जवाबी कार्रवाई में हमने गोली चलाई और जो गोली लगी उसको। अच्छा, फिर आपने फायर किया था? जी। अच्छा, कितने फायर किए थे? हमारे द्वारा 4 फायर किए गए थे। देखिए, पुलिस वालों का कहना है कि सलमान ने भागने की कोशिश की और इसीलिए गोली चलानी पड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में एक सबूत गैंग है जो ऐसी घटनाओं को लेकर कोर्ट की किताबें लेकर पहुंच जाता है और कहता है कि अपराधियों का फैसला कोर्ट में होगा या सड़क पर। उन लोगों के लिए भी हम आज कुछ लेकर आए और इसे समझने के लिए सबसे पहले तो 21 नवंबर में हमें चलना होगा और समझना होगा कि उस दिन उस दरिंदे ने आखिर किया क्या था। मध्य प्रदेश के रायसेन की एक घटना है। दोपहर में 6 साल की जो बच्ची है, उसे घर के बाहर वो खेल रही थी और ऐसे में सलमान वहां पहुंचता है। चॉकलेट का लालच देकर वो बच्ची को अपने साथ ले जाता है, जंगल में दुष्कर्म करता है। बच्ची खून से लथपथ रोती हुई हालत में मिलती है। अब्दुल्लागंज अस्पताल ले जाया जाता है बच्ची को। दुष्कर्म की पुष्टि होती है। गंभीर हालत में भोपाल एम्स रेफर कर दिया जाता है। एम्बुलेंस देरी पे पहुंचने से लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, नाराजगी जाहिर की और आरोपी सलमान उस दौरान फरार रहा। 6 दिन तक फरार रहा। अब इस आरोपी को जेल तो पहुंचा दिया गया है, लेकिन हमें एक समाज के तौर पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदे हमारे और आपके बीच ही घूमते हैं। इन्हें चिन्हित करना, आइडेंटिफाई करना जरूरी है और ऐसे दरिंदों की मानसिक स्थिति के बारे में ज्यादा जानकारी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कपिल कक्कड़ दे रहे हैं। उन्हें सुनिए। ऐसे लोग जो बच्चों का रेप करते हैं, ये इमोशनली बहुत बैंकरप्ट, बहुत खोखले होते हैं। इनकी अपने परिवार वालों से भी ऐसा देखा गया अटैचमेंट नहीं होती और इनका खुद का बचपन भी बहुत ख़राब बीता होता है। और वहाँ पे ऐसे लोग को कहीं ना कहीं काम रोज़गार की भी कमी हो जाती है और ऐसे लोग पोर्नोग्राफी वीडियोस बहुत देखते हैं। तो ये जो बार बार जो चीज़ें देखते रहते हैं और अपने पुराने ज़ख्मों को खरोदते रहते हैं, तो वहाँ पे ये मानसिकता आ जाती है कि ये किसी को कुछ नहीं समझते। अब सबूत गैंग के लिए एक सवाल तो ये भी है कि ऐसे दरिंदों को लेकर क्या 1% भी सहानुभूति की जगह होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। हम सिर्फ साल 2024 और 25 की बात करें तो जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में 3 साल की बच्ची का अपहरण होता है, फिर बलात्कार होता है, आरोपी पकड़ा जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगस्त 2024 में तेलंगाना में पॉक्सो के 28 मामलों में दोष सिद्धि होती है और ज्यादातर बच्चों से दुष्कर्म के मामले होते हैं। जनवरी 2025 में केरल में 13 साल से 18 साल तक के 50 से ज्यादा पुरुषों द्वारा किशोरों की गैंगरेप और 50 गिरफ्तारियां होती हैं, छोटे बच्चों की। फरवरी 2025 में केरल के स्कूल में 5 साल में 60 सहपाठियों द्वारा किशोरी का रेप होता है, 58 गिरफ्तारियां होती हैं। अप्रैल 2025 में नैनीताल में 12 साल की बच्ची पर 73 वर्षीय व्यक्ति का यहां पर अटैक होता है, यौन हमला कर देता है और उसको लेकर भी खबर सामने आती है। अब इन्हीं घटनाओं को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील नूपुर रंजन से कुछ सवाल पूछे। हमने पूछा कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होती है, क्या कोर्ट की प्रक्रिया तेज हो सकती है, क्या जनता को विश्वास दिलाया जा सकता है कि ऐसे हैवानों का जल्द और त्वरित पक्का इलाज हो सकता है। उन्हें सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया।
हम न्यायालय की बात करते हैं तो इस मामलों को इन तरीके के मामलों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए इन मामलों में फास्ट ट्रैक पर चलाने की ज़रूरत है इनको, ताकि हम उस आरोपी को जल्द से जल्द सज़ा दिला सकें। उन प्रावधानों के माध्यम से जल्द आरोपी को हम आजीवन कारावास, फांसी की सजा हम दिलवा सकें। इनको फास्ट ट्रैक पर चलाने की जरूरत है ताकि हम उन बच्चियों को जल्द से जल्द न्याय दिला सकें। अब एक सवाल ये भी है कि क्या ऐसे मामलों में कोर्ट को भी जनता की भावनाओं को समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं जनता की भावना ये कहती है कि ऐसी घटनाओं को लेकर दरिंदों पर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ साल 2019 की तस्वीर है जब तेलंगाना में प्रियंका रेड्डी नाम की एक युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था और पुलिस ने एक्शन लेते हुए एनकाउंटर में उसके दोषी को मार गिराया था। तब जनता ने पुलिस के इस एक्शन का स्वागत किया था और करीब ऐसा ही अब भी होता हुआ देखा गया है रायसेन मामले में, क्योंकि हाफ एनकाउंटर हुआ है। अब इसमें योगी मॉडल की झलक कैसे दिखती है, तो चलिए आपको दो तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। जहां 10 जुलाई साल 2020 में कई पुलिस वालों के कत्ल का आरोपी विकास दुबे गाड़ी से यूपी लाया जा रहा था, जहां रास्ते में गाड़ी पलटती है और एनकाउंटर में विकास की जान चली जाती है। यही मामला थोड़ा मॉडिफाई है, जहां गाड़ी पलटती नहीं बल्कि टायर पंचर होता है गाड़ी का और एनकाउंटर होता है, लेकिन हाफ। उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल सुपरहिट साबित हुआ है। यह अपराधियों पर कहर बनकर बरसता है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाता है और इसका सीधा फायदा होता है जनता को। जनता के बीच एक ट्रस्ट, एक भरोसा पैदा होता है और जनता की भावनाओं को जनप्रतिनिधि का साथ भी मिलता है तो लोकतंत्र पर भी भरोसा जागता है। और यही मॉडल अब पूरे देश में एक्सटेंड हो रहा है, जिसका एक उदाहरण अब हमें मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। रिपोर्ट देखिए। एक 6 साल की मासूम बच्ची की चीखें आज भी गूंज रही हैं। चॉकलेट का लालच देकर जंगल ले जाकर दरिंदगी की सारी हदें पार करने वाला सलमान 7 दिन तक फरार रहा, लेकिन रातों रात भोपाल में पकड़ा गया और फिर पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश में शॉर्ट एनकाउंटर। पैर में गोली लगी, अब अस्पताल में सिसकियां ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह हाफ एनकाउंटर है या योगी मॉडल का फुल एक्शन। हमारी गाड़ी जब पंचर हो जाती है तो श्यामराज उपरी निरीक्षक जो सुल्तानगंज थाना प्रभारी हैं वो उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के लिए नीचे उतरते हैं। उसी दौरान वो उनकी पिस्टल छीन करके और उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करता है और भागने का प्रयास करता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी के पीछे 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे थे, लेकिन इसके बावजूद वो उसी इलाके में खुलेआम घूमता रहा। दुष्कर्म की भयावह घटना के बाद से सलमान के 2 अलग-अलग वीडियो सामने आए जो पुलिस की लचर कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े करने लगे। पहले वीडियो में आरोपी सलमान एक ट्रैक्टर चालक को सड़क के बारे में दिशा बताते हुए देखा गया। दूसरे वीडियो में वो एक स्थानीय दुकान से सिगरेट खरीदते हुए कैमरे में कैद हुआ। आखिरकार रायसेन पुलिस एक्शन में आई और आरोपी को भोपाल से पकड़ लिया गया। गांधीनगर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर गौहरगंज पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन आरोपी ने मौके का फायदा उठाना चाहा और पुलिस पर फायरिंग कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये वो स्पॉट है जहां पर कि आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है, लेकिन मैं सिलसिलेवार आपको बताता हूं कि आखिर इस जगह पर हुआ क्या था। पहले तो आप इस गाड़ी को देखिए, ये जो स्कॉर्पियो आप देख रहे हैं इसी में आरोपी सलमान को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रायसेन की ओर ले जा रही थी, चूंकि घटनास्थल गौहरगंज है। इसी स्पॉट पर आप देखेंगे ये स्कॉर्पियो है, ये गाड़ी पंचर होती है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इस गाड़ी में जो टायर आप देख रहे हैं इसमें कील भी लगी हुई है। ये गाड़ी यहाँ पंचर होती है, अचानक गाड़ी को रोकना पड़ता। मध्य प्रदेश की जमीन पर गाड़ी पलटने के बजाय पंचर हुई तो लोगों ने दबी जुबान में कह दिया कि ये योगी मॉडल का ही MP वर्जन है। हालांकि लोग हाफ एनकाउंटर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और उनका कहना है कि आरोपी का हाफ नहीं फुल इलाज होना चाहिए। हम खुश नहीं है, उसका फाइनल फुल एंड फाइनल एनकाउंटर हो तभी हमको शांति मिलेगी और हिंदू संगठन को, हिंदू समाज को शांति मिलेगी। आप बताइए क्या अभी पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, इससे आप लोग? बिल्कुल नाखुश है। राष्ट्रीय बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करती है
और ये मांग करती है कि उसको फुल एनकाउंटर किया जाए। इस मामले को लेकर इलाके में आक्रोश के बाद अब एक अजीब सी चुप्पी है। लोग एक बच्ची के साथ हुई बर्बरता को भूल नहीं पा रहे हैं और इसीलिए एमपी में अब योगी के बुलडोजर मॉडल की भी डिमांड बढ़ गई है। मोहन फोर्स ऐसी मानसिकता को कुचलने में लगी है तो समूचे देश ने ऐसे दरिंदों के खिलाफ एलानिया जंग का बिगुल बजा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं उस टेरर मॉड्यूल की जिसे लेकर हर दिन एक नए राज का पर्दाफाश हो रहा है। हर दिन आतंक की नई परतें खुल रही हैं। जैश के आतंकी डॉक्टर्स की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लोगों के होश फाख्ता हो रहे हैं। एनआईए की टीम टेरर मॉड्यूल की तह तक पहुंचने के लिए आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर फरीदाबाद गई थी, जिस तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कई अहम जगहों पर उसे ले जाया गया, तस्दीक की गई, एक एक आतंकी लोकेशन की बारीकी से जांच पड़ताल करवाई गई है। इसको अपने साथ ले जाकर एनआईए आतंकी शाहीन को लेकर कहां कहां गई, आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल दे देते हैं। आतंकी शाहीन को अल फला लेकर एनआईए पहुंची थी। शाहीन को यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 में ले जाया गया। उसके केबिन और क्लासरूम की जांच की गई है। शाहीन को अल फला की वीसी के सामने लेकर गई है, जहां एनआईए ने वीसी के सामने शाहीन से पूछताछ की है, इंटरोगेशन किया है। एनआईए टीम शाहीन को खोरी जमालपुर लेकर पहुंची, जो तीसरा ठिकाना पता चला जहां किराए पर इन्होंने फ्लैट लिया था, जहां शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर फ्लैट ले रखा था 3 BHK। वहां उसकी गतिविधियों के बारे में पूछताछ की गई है। करीब 5 घंटे तक ये पूरी कार्रवाई चलती रही और शाहीन से जानकारियां निकाली जाती रही। दरअसल एनआईए शाहीन से पूरे नेटवर्क के बारे में, इसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में और संभावित संपर्कों की पुष्टि कर रही है। शाहीन की भूमिका को लेकर एजेंसी बहुत गंभीर है, क्योंकि वो जैश की महिला विंग की हेड होने के साथ साथ मॉड्यूल के विस्तार में सक्रिय रही है और ऐसे में एक एक चीज खंगाली जा रही है। वहीं जांच पड़ताल के दौरान एनआईए ने शाहीन से कई सवाल भी किए हैं। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आतंकी मैडम सर्जन से क्या क्या सवाल किए गए हैं और उसका क्या जवाब दिया गया है। एनआईए के सवाल, अल-फला में ये दिन भर क्या करती थी, पूछा। शाहीन ने जवाब दिया कि छात्रों को पढ़ाया करती थी। दूसरा सवाल पूछा गया कि कौन कौन मिलने आता था, जिस पे जवाब दिया कि मुजम्मिल, उमर और आदिल मिलने आते थे। किन लोगों से ज्यादा संपर्क था, ये भी पूछा एनआईए ने। जवाब दिया गया कि मुफ्ती इरफान, जम्मू का वो मुफ्ती जो सब कुछ मैनेज कर रहा था, परवेज अंसारी जो उसका भाई था, उससे लगातार कांटेक्ट में रहती थी, इसने बताया। एनआईए ने पूछा कि किस किस स्टाफ के संपर्क में थी, क्योंकि और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके फोन बंद हैं। इस पर जवाब दिया शाहीन ने कि शोएब से लगातार संपर्क था, क्योंकि अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इसी यूनिवर्सिटी के हैं जिनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, तो ऐसे में वो भी रडार पर है। ये वो सवाल पूछे गए जो एनआईए ने शाहीन से पूछे और इस आतंकी लेडी डॉक्टर को लेकर एक और कहानी अब जो सामने आई है वो आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आतंकी मुजम्मिल ने इस राज से पर्दा हटा दिया। उसका कहना है कि शाहीन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बल्कि पत्नी थी, बीवी थी। और ये माना जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन मुजम्मिल के खुलासे ने सबको चौंका दिया, क्योंकि अभी तक यही थ्योरी चल रही थी। कानपुर में ऑलरेडी मैरिड थी शाहीन और अब ये कहानी सामने आई है कि मुजम्मिल की बीवी थी। आतंकी मुजम्मिल ने ये दावा किया है, क्या क्या दावा किया है जान लीजिए। दोनों एक कपल थे, यानी शादीशुदा थे। सितंबर 2023 में इन्होंने निकाह किया था। अल-फला के पास ही इन्होंने शादी की, एक मस्जिद में उनका निकाह हुआ। मुजम्मिल ने ये सब कबूला है। निकाह के लिए शरिया कानून के मुताबिक 5,000 से 6,000 रुपए की मेहर पर सहमति बनी थी। तो ये नई जानकारी जो सामने आई है, एक तरफ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर आए दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में एक और बड़े हमले की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। करनाल एसटीएफ की सतर्कता ने एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। इंद्री के पास गिरफ्तार किए गए कुख्यात बदमाश अमर सिंह ने कबूल किया है कि उसने जिंजाड़ी के पास झाड़ियों में विस्फोटक छुपा कर रखा था और ऐसे में टीम पहुंच गई वहां पर। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरी जानकारी इस पर दे देते हैं। करनाल से पुलिस को क्या क्या मिला है। करनाल से पुलिस को 5 किलो RDX आईईडी में आपको पता है 1.5 किलो आईईडी मिला है, डेटोनेटर टाइमर मिला है, 2 हैंड ग्रेनेड्स मिले हैं, जहां पे लग रहा है कि 1.5 किलो RDX आईईडी में डेटोनेटर्स, टाइमर्स और 2 हैंड ग्रेनेड्स, पूरी तैयारी विस्फोट करने की थी। तो आतंक का प्लान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। मैडम सर्जन का हर राज सामने आ चुका है। शाहीन की निशानदेही पर एनआईए ने हर उस जगह की जांच की है जहां वो आतंक की क्लास चलाती थी। रिपोर्ट देखिए।
शाहीन अल्लाह की बात करती थी, शरिया के नियमों पर चलती थी, लेकिन लालच में उसने अपना ईमान बेच दिया। आतंकी संगठन जैश से जुड़ी बड़ा टेरर नेटवर्क तैयार किया और दिल्ली को दहलाने की साजिश रची। अब दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस केस की सबसे अहम कड़ी है जैश की मैडम सर्जन यानी कि डॉक्टर शाहीन। एनआईए ने शाहीन सईद को फरीदाबाद ले जाकर कई अहम जगहों की तस्दीक की। शाहीन इस मॉड्यूल की अहम कड़ी है, जैश की महिला विंग की प्रमुख है और आतंकी मुजम्मिल की पत्नी है। दोनों ने गुपचुप निकाह कर लिया था। अल-फला से लेकर मेवात इलाके तक एक लोकल नेटवर्क खड़ा करने में जुटे थे। शाहीन का काम इस मॉड्यूल के लिए लोगों को भर्ती करना था, खास तौर से महिलाओं को। एनआईए की टीम ने उस हर जगह की जांच की जहां शाहीन काम करती थी, आती जाती थी। यूनिवर्सिटी के स्टाफ और वाइस चांसलर के सामने उससे पूछताछ हुई कि उससे मिलने कौन कौन आता था। इतना ही नहीं, एनआईए की टीम उसे खोरी जमालपुर भी ले गई, जहां शाहीन और मुजम्मिल ने किराए पर फ्लैट लिया था। वहां पर भी गहन जांच पड़ताल की गई। शाहीन की निशानदेही पर तलाशी अभियान भी चलाया गया और यह साफ हो गया कि मुजम्मिल, आदिल, शाहीन, मुफ्ती इरफान मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, जहां टेरर मॉड्यूल को लेकर जांच एजेंसियों का एक्शन तेज है, वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने कपिल शर्मा के कैप्स कैफे आपको याद होगा, फायरिंग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। पुलिस ने लुधियाना से बंधु मान सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जो इंडिया कनाडा बेस्ड गोल्डी ढिल्लो गैंग का अहम खिलाड़ी माना जा रहा है, उनका साथी माना जा रहा है। जांच में पता चला है कि इसी ने अगस्त में कनाडा में कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग करने वाले शूटर्स को गाड़ी और दूसरी लॉजिस्टिक मदद मुहैया कराई थी, हथियार दिए थे, गाड़ी प्रोवाइड की थी, पूरी रेकी करके इंफॉर्मेशन दी थी। गैंगस्टर बंधु मान सिंह ने कपिल के कैफे को एक बार नहीं बल्कि तीन बार निशाना बनाया। कब फायरिंग हुई है, चलिए आपको बता देते हैं। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर जानकारी आपके सामने रखते हैं। 10 जुलाई 2025 को पहली बार फायरिंग होती, वीडियो वायरल होता है। वीडियो बाकायदा इन्हीं की तरफ से वायरल किया जाता है जो फायरिंग करने पहुंचे थे। 7 अगस्त को दोबारा फायरिंग होती है और फिर 16 अक्टूबर को तीसरी बार फायरिंग की जाती है कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर। आपको बताएं कि पिछले हफ्ते क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान से आ रहे हथियारों के एक बड़े सप्लाई नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। इस गिरोह से हथियार बरामद हुए, जिनमें चीन और तुर्की निर्मित पिस्टल्स भी शामिल थी। गिरफ्तार आरोपियों ने जब पूछताछ का सामना किया तो खुलासा किया कि उन्होंने एक हथियार पंजाब के लुधियाना में बंधु मान सिंह को दिया था। इसी निशानदेही पर पुलिस ने बंधु मान सिंह को दबोच लिया। आखिर ये बंधु मान सिंह है कौन, पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी भी दे देते हैं। देखिए, ढिल्लन गैंग का सदस्य है। सेखो बंधु मान सिंह सेखो गोल्डी ढिल्लन का मुख्य हैंडलर है। पहले से कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। शूटर्स को ये लॉजिस्टिक मदद देता है, यानी हथियार देता है, गाड़ी देता है, सारी चीजें देता है जिससे कि वो घटना को अंजाम दे पाए। कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग का इसी पर आरोप है। इसी ने अपने कजिन्स को पूरी चीज मुहैया कराई, गाड़ी दी, बंदूकें दी और उसके बाद फायरिंग की घटनाएं हुई। गैंगस्टर बंधु मान सिंह सिखों को लेकर एक्शन तेज है। इसकी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस ने कैसे इस पर शिकंजा कसा है, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। कि बंधु मान सिंह की गिरफ्तारी और साथ ही इसका इन्वॉल्वमेंट कॉन्स्पिरेसी के तौर पर कपिल शर्मा का जो कनाडा में कैफे है, जिसे कैप्स कैफे के नाम से जाना जाता है, वहां पर उस पूरी फायरिंग में इसकी इन्वॉल्वमेंट अब कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो रही है। इन्वेस्टिगेशन में बंधु मान सिंह ने बताया कि पहले 2 बार जब कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई उस समय वो कनाडा में ही मौजूद था। हालांकि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाना इसका काम था। जो वेपन उस फायरिंग में इस्तेमाल किए गए, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, वो इसी बंधु मान सिंह के द्वारा ही दी गई थी। लेकिन तीसरी बार जब जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के कैफे में, उसमें जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो इसी बंधु मान सिंह की ही गाड़ी थी, जिसको लोकेट करने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बंधु मान सिंह के बारे में जानकारी मिली। क्योंकि पहली 2 फायरिंग में फेस कवर था शूटर्स का, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। लेकिन तीसरी फायरिंग में जिस गाड़ी को आइडेंटिफाई किया गया वो बंधु मान सिंह की गाड़ी थी, जिसके बाद जब इसकी लोकेशन ट्रैक की गई तो पता लगा कि अगस्त के महीने में बंधु मान सिंह भारत आ जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम को अलर्ट किया गया और अब जाकर उसकी गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे मामले में की गई। तो दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से कनाडा बेस्ड हैंडलर बंधु मान सिंह सेखों को गिरफ्तार किया। जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, कपिल कैफे फायरिंग मामले में ये मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उभरकर सामने आया और उसके पास से कई सारे हथियार भी मिले हैं। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं।
कैफे में फायरिंग, दिल्ली में गिरफ्तारी। गोल्डी ढिल्लो गैंग का मास्टरमाइंड गुर्गा गिरफ्तार। क्रॉस बॉर्डर गैंग मॉड्यूल, गिरफ्तारी से होली पोल। देखने में सीधा साधा लेकिन इरादे उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये कपिल शर्मा के कैफे में फायरिंग करने वाला शख्स था। नाम है बंधु मान सिंह। गोल्डी ढिल्लो गैंग का इंडिया कनाडा बेस्ट हैंडलर बंधु मान सिंह सेखो उस वक्त दबोचा गया जब वो लुधियाना में घूम रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि बंधु मान सिंह भारत आया हुआ है और वो लुधियाना में हथियार सप्लाई को लेकर कई लोगों से संपर्क में। ऐसे में क्या था कि पुलिस ने एक टीम बनाई और गोल्डी गैंग के प्लानिंग करने वाले गुर्गे को धर दबोचा। इन्वेस्टिगेशन में बब्बू मान सिंह ने बताया कि पहले 2 बार जब कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई उस समय वो कनाडा में ही मौजूद था। हालांकि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाना इसका काम था। जो वेपन उस फायरिंग में इस्तेमाल किए गए वो इसी बब्बू मान सिंह के द्वारा ही दी गई थी। लेकिन तीसरी बार जब जो फायरिंग हुई कपिल शर्मा के कैफे में, उसमें जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया वो इसी बब्बू मान सिंह की ही गाड़ी थी। जिस चलिए अब देखते हैं इससे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। इस खबर पर हमारी नजर है। फिलहाल प्रहार में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।